यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर को, महिला पर्यवेक्षक का जो सेक्शन 1 है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि आपके पोषण से कनेक्टेड है। उसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। और बात की जाए कोर्सेज की, तो फर्स्ट सेक्शन के लिए हमने एक क्वेश्चन सीरीज, एक क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पर रेडी करी है, जिसमें पोषण व स्वास्थ्य के 1500 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वन लाइनर समरी प्रोवाइड की गई है, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। यदि आप इसका वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो यस, वीडियो कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, उसे भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 कंप्लीट आप सभी के लिए अवेलेबल है। और आप सभी को एक शेड्यूल प्रोवाइड किया गया होगा कि आपकी फीमेल सुपरवाइजर की क्लासेस किस तरीके से चलने वाली है। तो एग्जाम तक आपके सिलेबस में जो जो भी टॉपिक है, हम लोग सभी ही टॉपिक का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। सो कल हमने पोषण व स्वास्थ्य को देखा था, आज हम लोग यहाँ पर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चंस है, उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज पूरा जो सेशन रहेगा वो एमसीक्यूज रहेगा विद कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो पोषण से रिलेटेड है, जिसमें आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण हो गया, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व हो गए जैसे कि मेरास्मस हो गया, क्वाशियोकर हो गया, है ना, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, जितनी भी चीजें हैं ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो आज हम लोग यही सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे यहाँ पर मिस नहीं हो, ठीक है। 55 नंबर में आपसे ये पूरा पूछा जाएगा। टोटल जो आपका सेशन है, फर्स्ट सेक्शन, वो 55 नंबर का है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन से। स्कर्वी जो है किसकी कमी से यहाँ पर होता है? तो बेसिकली स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, राइट। तो सिंपल सा आंसर है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग यहाँ पर होता है। स्कर्वी रोग में होता क्या है? मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में स्वेलिंग होना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसको कम करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है, किन किन चीजों को खाया जा सकता है विटामिन सी की शरीर को पूर्ति करवाने के लिए? तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जो नींबू प्रजाति के आते हैं, जिसमें नींबू, ऑरेंज, है ना, गुआवा, ये सारी चीजें आ गई, इनका सेवन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी से होता है? रिकेट्स बेसिकली हड्डियों की कमजोरी से कनेक्टेड है। यूजुअली ये बीमारी छोटे बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। ये होता है हमारा विटामिन डी की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हड्डियां कमजोर हो जाती है, सनलाइट से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस? एक शिफ्ट में आपको पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस, और एक और शिफ्ट में आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरटी। दोनों सेम ही है। ओआरएस का क्या हो जाएगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ओआरटी का मतलब क्या हो जाएगा? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। सेम ही मतलब है दोनों का। वो थेरेपी बोल रहा है, ये एस से अपना सॉल्यूशन बोल रहा है। बेसिकली अगर हम लोग बोलते हैं कि शरीर में अगर निर्जलीकरण यहाँ पर हो जाता है तो ओआरएस का घोल यहाँ पर दिया जाता है। तो ओआरएस दस्त के दौरान खोए हुए तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को पुनः स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह निर्जलीकरण में जीवन रक्षक यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। डायरिया वगैरह होने पर जो है ओआरएस का घोल दिया जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, अगर टी पूछ ले तो बस थेरेपी आप यूज कर सकते हैं, बाकी एक ही चीज है। अगला देखिएगा, घेंगा या ग्वाइटर इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। घेंगा किसकी कमी से यहाँ पर होता है? घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से यहाँ पर होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होगा, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि यहाँ पर बढ़ जाती है, और इसको रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है। आयोडीन और आयरन में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि दोनों ही कॉमन है और बार बार इनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोषक तत्व यहाँ पर आवश्यक है? अगर हम चाहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत हो, कमजोर नहीं हो, तो विटामिन डी का सेवन करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है अपन ने देखा सनलाइट से प्राप्त होगा, और इसके कई सारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम होता है, विटामिन डी, कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए स्वास्थ्यकर यहाँ पर माना जाता है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं और दूध जो है, इसके अच्छे रिसोर्स यहाँ पर, अच्छे स्रोत यहाँ पर माने जाते हैं। अगला देखिएगा, हम लोग क्विक एंड रैपिड रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा इन सारे ही टॉपिक्स की डिटेल में क्लासेस भी अवेलेबल है, उन्हें भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है।
आहार में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर करता क्या है? मांसपेशियों का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों की मरम्मत करना या हड्डियों को मजबूत करना। अगर कोई बोल रहा है मांसपेशियों का निर्माण करना, मसल्स को बिल्ड करना, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ऊर्जा प्रदान करना, कार्बोहाइड्रेट का कार्य हो जाएगा। ऊतकों की मरम्मत करना, टिश्यू की मरम्मत करना, मांसपेशियों को बनाना, ये सब कार्य किसके होते हैं? प्रोटीन के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा विटामिन डी प्लस कैल्शियम, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, राइट। तो बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? चावल, रोटी, आलू जैसे खाद्य पदार्थ आप लेते हैं उसमें होता है भरपूर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सूर्य विटामिन के किस रूप में जाना जाता है? सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा, कल भी हमने ये डिस्कस किया था 5 फूड ग्रुप सिस्टम के बारे में। हमने 5 फूड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, माई प्लेट फॉर द डे पढ़ा था। तो 5 फूड ग्रुप सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय द प्रोफेशनल, बाय द हेल्थ प्रोफेशनल फॉर। हम लोग क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले पोषण संबंधी आकलन और जांच के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए कि उसको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, या फिर इन सभी के लिए, डेफिनेटली इन सभी के लिए हमारा जो 5 फूड ग्रुप सिस्टम है वो प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसमें उस व्यक्ति को, या हम लोग ही डॉक्टर के पास जाते तो वो सजेस्ट करेगा आप इन सभी चीज़ों का यहाँ पर सेवन करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कुपोषण से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एमपी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खोला होगा, बाल विकास वाला, बाल विकास महिला मंत्रालय वाला, तो उसमें बाल विकास से संबंधित ना एक पीडीएफ दी गई है। यूजुअली सारी पीडीएफ इंग्लिश में ही होती है, बट ये वाली पीडीएफ बाल विकास की इन्होंने हिंदी में दे रखी है। उसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है, दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुपोषण से रिलेटेड अगर हमको जानकारी चाहिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कुपोषण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो होता है अंडरवेट, है ना, कम वजन यहाँ पर होना। दूसरा होता है वेस्टिंग होना, और तीसरा होता है स्टंटिंग होना। एक तो होगा जनरल, ठीक है, और दूसरा कुपोषित होगा। तो कुपोषित में कम वजन वाला हो सकता है कि व्यक्ति की उम्र तथा लिंग के अनुसार उसका वजन बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे हाइट वगैरह तो है, उम्र भी 6 साल अपन मान रहे हैं, बट इसका वजन जो है वो बहुत ही कम है। दूसरा वेस्टिंग यहाँ पर होता है। तो वेस्टिंग में बेसिकली मांसपेशी क्षय आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं, अपक्षय इसको यहाँ पर कहा जाता है, जिसमें बच्चे का वजन उसके उम्र के अनुसार और उसकी मानक ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर रहेगा। हड्डियों का ढांचा आप इसको कह दो। स्टंटिंग का मतलब होता है ठिगनापन, ठिगनापन जहाँ पर बच्चे का जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर रहती है, ठीक है, उसको अपन स्टंटिंग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब वेस्टिंग की भी 2 टाइप यहाँ पर होती है। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन यहाँ पर होता है, जिसमें बच्चा जो है गंभीर तरीके से कुपोषित होता है। दूसरा होता है मीडियम एक्यूट मालन्यूट्रिशन, जिसमें बच्चा जो कुपोषित तो होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसको कवर किया जा सकता है। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मोवेल स्केल होती है, उसका प्रयोग किया जाता है ना, मोवेल स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं। अगर किसी भी बच्चे का बाहों की लंबाई को मेजर किया जाता है इस स्केल के थ्रू, जैसे इंच टेप होती है, काइंड ऑफ थोड़ी वैसी ही दिखती है, ठीक है, मोवेल स्केल के नाम से इसको जाना जाता है। अगर किसी भी बच्चे का बाहों का साइज जो है 11 या बोल सकते हैं 11.5 से नीचे आता है ना, 11.5 से नीचे आ रहा है मतलब बहुत ही पतला होगा, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन से यहाँ पर ग्रसित है। दैट मीन्स कि उसको गंभीर कुपोषण है। अगर 11:30 से 12:30 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मध्यम कुपोषण है, जिसको भोजन के थ्रू कवर किया जा सकता है, और इसका जो कलर सिंबल होता है वो येलो यहाँ पर होता है। और अगर 12:30 से ऊपर है देन वो ठीक है ना, उसको फिर किसी भी प्रकार की ऐसी स्पेसिफिक डाइटरी प्लान की जरूरत नहीं है। ओके, देखो एक और चीज अपन ने डिस्कस करी थी एडिमा को लेकर। एडिमा शरीर के निचले भागों में बोल सकते हैं, या पैर के पंजे में जो है इस प्रकार से स्वेलिंग आ जाती है, और फिर धीरे धीरे ये पूरे शरीर में यहाँ पर फैल जाती है। एडिमा को इस तरीके से हाथ लगाकर टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, क्योंकि एक थोड़ा मोटापा भी होता है, तो काइंड ऑफ दोनों सिमिलर लगते हैं, बट इसको पहचानना या इसको समझना यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई कुपोषण से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनमें से कौन व्यापक जन समूह है तो
आहारीय लक्ष्य यहाँ पर हो सकता है? रोग, पहला ही ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबोव है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रोगों और विकारों की रोकथाम करना। तीसरा उत्तम प्रदर्शन और IBW को बनाए रखना। फोर्थ बोल रहा है सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो ये सारी ही चीजें किसके अंदर आ जाती है? व्यापक जन समूह है तो आहारीय लक्ष्य, मतलब एक बड़े लेवल पर अगर डाइटरी प्लान फॉलो करने को बोला जाए तो यस, ये सारी चीजों को यहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्यापक जन समूह है तो आहारी लक्ष्य पर ने देख ही लिया, ये सारी चीजें जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विटामिन जो आयरन के अवशोषण में सहायता करता है, आयरन के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, हम लोग इसको कह सकते हैं। आयरन के अवशोषण के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? विटामिन सी की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर आयरन को अवशोषित करेगा तो एनीमिया भी यहाँ पर नहीं होगा, तो एनीमिया से रोकने में भी ये क्या करेगा? मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, भोजन को पचाने, पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, ठीक है, हम लोग जो पूरी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी शरीर के अंदर हो रही है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको थर्मोजेनेसिस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ताप जनन के नाम से जाना जाता है। तो ताप जनन वह ऊर्जा है जो भोजन को पकाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और उसको शरीर में संग्रहित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, हमें संतुलित आहार यहाँ पर क्यों लेने चाहिए? क्योंकि स्वादिष्ट होता है, एक रीजन तो ये, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे आहार संबंधी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो हमारी जो भी बोल सकते हैं ना आहार संबंधी जो आवश्यकता है शारीरिक कार्यों के अकॉर्डिंग, वो सारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसे उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन माना जाता है? जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन होगा वो किससे मिलेगा? दालों, फलियों से, अंडा, मांस से, अनाज, बाजरा से, या फिर एक से अधिक से मिल सकता है। तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो होती है अंडा और मांस की, है ना। इसको कम मात्रा में खाएंगे लेकिन बहुत अधिक मात्रा में शरीर को प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है। अगर अब मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर भोजन को दो भागों में बांटा गया है। भोजन को कई तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है उसकी उपस्थिति के आधार पर कि जानवरों से प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है ना, किसमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व है उस हिसाब से भी इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो मेनली दो कैटेगरी है इसके कंपोजिशन के आधार पर, वृहद पोषक तत्व है ना, जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, जिसमें वृहद का मतलब होता है ज्यादा, ऐसे जिसमें ज्यादा पोषक तत्व होंगे। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में होंगे, जो कम मात्रा में शरीर को चाहिए, जिसमें आप विटामिन, खनिज लवण है ना, मिनरल्स को ले सकते हो। और अगर उत्पत्ति के आधार पर तो पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला भोजन, इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन होता क्या है? तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी प्रोटीन की। तो अपन ट्राई कर रहे हैं कि अगर अपन MCQ कर रहे हैं, अगर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपन थ्योरी भी साथ के साथ करते हुए चले, ठीक है। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एक या एक से अधिक अमीनो अम्ल की दीर्घ श्रृंखला से यहाँ पर बने होते हैं। बेसिकली प्रोटीन होते क्या है? अमीनो एसिड की चेन यहाँ पर होती है। आमतौर पर पशु स्रोतों जैसे इन सारी चीज़ों से उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे पशु स्रोत से, जबकि पौधों से कम मात्रा के, कम जैविक मूल्य के, लोअर बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। आहार प्रोटीन का प्राथमिक कार्य शरीर के ऊतकों का निर्माण करना है और मरम्मत के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल की आपूर्ति करना है। ये किसका कार्य हो गया? प्रोटीन का। क्या करना? शरीर के ऊतकों का निर्माण करना और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, ठीक है। ये हो गया, प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में भी ये कार्य करेगा। अणुओं का परिवहन करना, संग्रहण करना, और प्रोटीन कुछ हार्मोन के निर्माण में भी क्या करता है? मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? मतलब बेसिकली जो प्रोटीन बनता है तो उसका लास्ट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अमीनो एसिड हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही था कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड की पूरी चेन से मिलकर बनते हैं। तो प्रोटीन आता है लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। कैसे कन्वर्ट होता है ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि आपके इसमें एक चैप्टर है डाइजेशन करके, पाचन प्रक्रिया करके, उसमें आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है ना। तो जो प्रोटीन है पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड है। अमीनो अम्ल करता क्या है? प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण का घटक होता है, ये मानव की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। प्रोटीन का रासायनिक पाचन पेट से शुरू होता है और छोटी आंत में आकर खत्म हो जाता है। एक बार सेवन करने के बाद प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर में जो एंजाइम है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? किस में तोड़ देते हैं? अमीनो एसिड के अंदर यहाँ पर तोड़ देते हैं। फिर यही अमीनो एसिड छोटी आंत की जो दीवारें होती है उसके थ्रू वापस से किस में चला जाता है? ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो अमीनो एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ कथनों पर विचार कीजिए। एक संतुलित आहार में रफेज और जल के साथ सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट है, फिर ऑप्शन आएगा। संतुलित आहार लेना इतना महंगा नहीं होता है। अलग अलग आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता अलग अलग होती है। संतुलित आहार शारीरिक श्रम की मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो यस, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। सारी की सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देख सकते हैं चारों ही चीजें बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का एक स्रोत हो सकता है? सैचुरेटेड फैट यहाँ पर कौन सा हो सकता है? देखो दो कैटेगरी होती है, संतृप्त असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट। फिर अनसैचुरेटेड को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। तो इस तरीके से कि कुछ चीजें शरीर के लिए अच्छी होती है, कुछ चीजें जो है शरीर के लिए, कुछ टाइप का जो फैट है शरीर के लिए हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से या जिसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो संतृप्त वसा में सैचुरेटेड फैट में कौन आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। बाकी सारे अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार जैसे अभी आपने प्रोटीन को पढ़ा, एक बार हम लोग वसा को भी डिस्कस कर लेते हैं। वसा को फैटी एसिड या लिपिड कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा एक साथ जुड़े हुए 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि अपन बोल रहे हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड की पूरी श्रृंखला चेन होती है, वैसे ही वसा जो है 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। इन 3 अणु संरचना को ट्राइग्लिसराइड के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ट्राई से समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब 3 है ना, तो ट्राइग्लिसराइड होते हैं। हमारे लिए आवश्यक अधिकांश वसा हमारे शरीर के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन कुछ वसा ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से भोजन के थ्रू यहाँ पर लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर खुद से बना नहीं सकता है ना। हम इन वसा को खाने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इन वसा को आवश्यक वसा कहा जाता है क्योंकि इन चीज़ों को भोजन के थ्रू यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आवश्यक वसा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आ जाएंगे। ठीक है, इनको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 यहाँ पर लिखा जाता है। ओमेगा 3 फैट आपको कहाँ से मिलेगा? मछली और सूरजमुखी जैसे खाद्य पदार्थों से, जिसे आप सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, राइट। ओमेगा 6 अखरोट, बीज और मकई के तेल जैसे खाद्य पदार्थों से आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सैचुरेटेड फैट यहाँ पर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का आहारीय वसा है। ये ट्रांस फैट के साथ साथ अस्वास्थ्यकर वसा में कंसीडर किया जाता है। मतलब ये इतना हेल्दी नहीं होता है। अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की समस्या यहाँ पर हो सकती है। मक्खन, ताड़ और नारियल का तेल, पनीर, रेड मीट जैसे खाद्य पदार्थों में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको देखा जाए तो जैतून का तेल बहु असंतृप्त मोनोसैचुरेटेड जो होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये इसका अच्छा स्रोत है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। मकई का तेल असंतृप्त वसा का ही एक स्रोत यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अंडा असंतृप्त वसा का एक स्रोत है, आप उसका सेवन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कि यहाँ पर सही क्या है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। सबसे पहले, निश्चित सीमा से अधिक जमा होने पर विटामिन ए और डी जहरीले हो सकते हैं। अगर थोड़ी मात्रा में है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा मात्रा होती है तो ये हार्मफुल यहाँ पर हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सही पूछा था। कैल्शियम और सोडियम को प्रमुख खनिज यहाँ पर कहा जाता है। बिल्कुल अधिक माना, बोल सकते हैं कि बिल्कुल माना जाता है, प्रमुख खनिज है ये। जिंक और आयोडीन को ट्रेस खनिज यहाँ पर कहा जाता है, कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ट्रेस खनिज यहाँ पर हो गए। राइबोफ्लेविन और थाइमिन वसा में घुलनशील है, ये तो हमारे विटामिन बी के टाइप है। विटामिन बी अगर मैं देखूँ तो वो तो जल में घुलनशील होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपनी गलत हो जाएगी। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी एंड सी स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अब एक एक को थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपका जो विटामिन वाला टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाए। विटामिन ए की अधिकता जो है अचानक हो सकती है, आमतौर पर बच्चों द्वारा आकस्मिक अंतर्ग्रहण के कारण, या फिर पुरानी हो सकती है। मतलब विटामिन ए को ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। बहुत अधिक विटामिन का सेवन करने वालों को बालों का झड़ना, होठों का फटना, जो अपन ने कोणीय मुखपाक देखा है ना, वो भी इसी कारण से यहाँ पर होता है। कमजोर हड्डियाँ, सिर दर्द, रक्त में कैल्शियम स्तर का बढ़ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, किसके कारण? विटामिन ए के ज़्यादा सेवन के कारण। विटामिन डी की अधिक विषाक्तता हो गई तो उसे अति विटामिनता डी भी कहा जाता है। एक दुर्लभ बीमारी है जो विटामिन डी के अत्यधिक उपयोग से हो सकती है ना। विटामिन डी विषाक्तता का मुख्य परिणाम ये हो सकता है हाइपरकैल्सीमिया यहाँ पर हो सकता है, जो मतली, उल्टी, कमजोरी और बार बार पेशाब आने समस्या का कारण बन सकता है। हड्डियों का दर्द और किडनी संबंधी समस्या, जैसे अपन बोलते हैं ना पथरी जम गई है, वो सारी चीज़ें विटामिन डी की अधिकता से होती
होती है। इसमें आपने एक वर्ड देखा होगा कि इन्हें जिंक और इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेस खनिज के नाम से जानते हैं। तो ट्रेस खनिज होते क्या हैं, तो देखो पहले इसकी दो कैटेगरी होती है, एक मैक्रो होती है और एक माइक्रो होती है। ठीक है, मैक्रो वे खनिज होते हैं जिनकी आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है, जो चीजें शरीर को क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फर हो गए। ठीक है, अब इसमें से जो कैल्शियम हो गया वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य में मदद करता है, मजबूती और स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में भी ये मदद करता है। सोडियम केशिकी परासरणी दाब को यहाँ पर बनाए रखता है। इसकी कमी और अधिकता दोनों ही मनुष्य का मानसिक संतुलन यहाँ पर बिगाड़ सकती है। शरीर में रक्त की मात्रा, रक्तचाप और द्रव संतुलन को बनाए रखने में सोडियम यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रेस खनिज। ट्रेस खनिज क्या होते हैं, ट्रेस खनिज वे खनिज होते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप देख सकते हैं लोहा, तांबा, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, फ्लोराइड, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये सब क्या होते हैं, कम मात्रा में। अभी अपन से ये पूछा था जिंक और आयोडीन ट्रेस में आते हैं, तो यस ये चीजें ट्रेस खनिज में या सूक्ष्म खनिज के अंदर कंसीडर करी जाती है, माइक्रो मिनरल के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य को बढ़ावा देता है, मस्तिष्क के कार्यों के समुचित विकास में सहायता करता है, कोशिकाओं को सामान्य वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। जिंक क्या करता है, घाव भरने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत और बनाने में ये मदद करेगा। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, ट्रेस खनिज, जिंक और आयोडीन के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी के सारे समूह आ जाते हैं। अब विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। अब हमसे क्या पूछा गया था कि ये अपना वसा में घुलनशील है, दैट्स वाई अपना स्टेटमेंट डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि विटामिन डी में आप थायमीन की बात कर रहे हो, आप जो भी विटामिन डी के बी के जितने भी टाइप्स हैं, है ना, उन सब की बात कर रहे हो, तो सबके सब जो होंगे यहाँ पर वाटर सॉल्युएबल होंगे, वसा के अंदर यहाँ पर घुलनशील होंगे, जल के अंदर यहाँ पर घुलनशील होंगे। जैसे थायमीन हो गया, विटामिन B1 हो गया, ये जल में घुलनशील होता है, कुछ खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है और कुछ खाद्य पदार्थों के थ्रू आप इसको अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लेविन हो गया, ये भी प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसको पूरक में रूप में भी अवेलेबल होता है, मतलब इसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा विटामिन सी होता क्या है। विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक तो विटामिन सी होता है और एक और विटामिन ई होता है। हमारे शरीर से निकलने वाले जो बोल सकते हैं ना छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, उनसे हमारे ही शरीर के अंगों की रक्षा करी जाती है। तो इसके लिए हमारे शरीर में विटामिन सी और विटामिन ई का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हमारे ही शरीर के अंगों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, जो कि कोशिकाओं से मुक्त होने वाले कणों से हमारे ही शरीर के अंगों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा विटामिन क्या होते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक यहाँ पर होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, वसा में घुलनशील विटामिन, बेसिकली विटामिन के दो टाइप होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर मतलब जल में घुलनशील, बी और सी हो जाएंगे। वसा में घुलनशील आपका ए, डी, ई और के यहाँ पर हो जाएगा। और ऐसे टोटल कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, टोटल 13 प्रकार के होते हैं। 5 तो ये आपके सामने है, बाकी सब बचे हुए जो है बी के टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ठीक है, इस तरीके से टोटल आपके 13 हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें CHO तीनों चीजें आ जाती है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन समूह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसे हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है, तो मोनोसेकेराइड। ध्यान रखना, हमेशा एक सिंगल यूनिट यहाँ पर होती है जिसको हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। बाकी आप डाइसेकेराइड को कर सकते हो, पॉलीसेकेराइड को यहाँ पर कर सकते हो, बाकी किसको नहीं कर पाओगे, मोनोसेकेराइड को आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग को गैर शर्करा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, गैर शर्करा बेसिकली जो शुगर की तरह व्यवहार नहीं करेगी, तो ये कौन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड यहाँ पर होगा। पॉलीसेकेराइड कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है। मोनोसेकेराइड सिंगल होता है, डाइसेकेराइड जिसमें दो जो मोनोसेकेराइड होता है इसकी यूनिट होती है, और पॉलीसेकेराइड मल्टीपल मोनोसेकेराइड को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं।
ठीक है, इसीलिए इन्हें गैर शर्करा यहाँ पर कहा जाता है। कल ही हमने डिस्कस की ये वाली चीज़, ठीक है। तो पुराने जो थ्योरी सेशन है उन्हें भी आप ज़रूर से विजिट करते रहिएगा। ओके, पशुओं में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख भंडारण का नाम क्या है? पशुओं में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो पशु जो है इसको ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। मनुष्य किस फॉर्म में करेंगे? स्टार्च के फॉर्म में। पशुओं में कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर स्टोर रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो ज़्यादातर जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में यहाँ पर पाया जाता है, जो उनके शरीर को यहाँ पर एनर्जी प्रदान करता है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बन, पानी और ऑक्सीजन से मिलकर बना है? अपन ने अभी देखा ही था, कार्बन पानी यानी कि कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो अपन ने वो 5 फूड सिस्टम देखा था, उसमें कार्बोहाइड्रेट हमको 60% चाहिए, ठीक है। 60% जो शरीर का मैक्सिमम परसेंटेज जाता है वो कार्बोहाइड्रेट को ही जाता है, तो 60% अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त को जमने में कौन सा विटामिन यहाँ पर मदद करता है? तो विटामिन के यहाँ पर रक्त को जमाने के लिए, है ना, रक्त की जो ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है, उसके लिए जो है विटामिन के यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। इसी में 2 चीज़ें और आती है ना। इसी की अगर मैं बात करूँ तो ल्यूसिन और हैपरीन करके, ठीक है। ल्यूसिन जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, विटामिन के ही घटक आप इसको मान सकते हैं। हैपरीन जो यहाँ पर होता है ब्लड को थिन करने के काम आता है, इसीलिए इसको थिनर, ब्लड थिनर भी यहाँ पर बोला जाता है। बहुत सारी मेडिसिन में हैपरीन का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको उनका खून पतला रख के चलना पड़ता है, इसीलिए उनको हैपरीन मेडिसिन यहाँ पर दी जाती है जो उनके खून को पतला करके रखती है, राइट। चलिए, प्रोटीन की कमी मुख्यतः जो प्रोटीन की कमी है ना, किस चीज़ को अफेक्ट यहाँ पर करती है? वृद्धि, दृष्टि, डाइजेशन या फिर स्मरण शक्ति। तो प्रोटीन डायरेक्टली जो है मांसपेशियों के निर्माण से, वृद्धि से कनेक्टेड है, तो किसको अफेक्ट करेगा? ग्रोथ को ये अफेक्ट करेगा। अगला देखिएगा, विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज द बॉडीज एनर्जी रिजर्व। किस पोषक तत्व को शरीर का ऊर्जा भंडारण यहाँ पर कहा जाता है? अब देखो, ऑप्शन में फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन है ना। अब अगर बॉडी एनर्जी मतलब शरीर हमारी ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, तो वो किस फॉर्म में करके रखेगा? फैट के फॉर्म में करके रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा भंडारण कौन हो जाएगा? फैट हो जाएगा। अगर फैट नहीं हो देन आप क्या आंसर करके आ सकते हो? क्योंकि ऊर्जा तो वो भी स्टोर करके रखता है, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट कर सकते हो, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग यहाँ पर होता है? अपन ने देखा ही था, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग यहाँ पर होता है। इसको कम करने के लिए हमें खट्टे फ्रूट का सेवन यहाँ पर करना चाहिए। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी यहाँ पर जन्म ले लेती है? आयरन डिफिशियंसी प्राइमरी लीड्स टू, अगर शरीर में आयरन की कमी है तो एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम यहाँ पर चला रही है, जिसमें आयरन फॉलिक एसिड जो है उसका सप्लीमेंट यहाँ पर दिया जाता है। एक WIFS प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है ना, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, जो कि रिसेंट का ही है, जहाँ पर किशोरियों को और किशोरों को इसका एक सप्लीमेंट, इसकी एक गोली रेगुलर सेवन करने के लिए दी जाती है, ठीक है। कौन सा भोजन विटामिन ए से भरपूर है? तो अगर इन चारों में से मैं देखूं, कैरोट, राइस, फिश और चीज़, तो कैरोट हो जाएगा, जो कि विटामिन ए से यहाँ पर भरपूर रहेगा। रतौंधी जो रोग यहाँ पर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, उसको ये रोकने का कार्य करता है। गाजर, शकरकंद, कंदमूल जो हो गए वो इसके बहुत अच्छे रिसोर्स यहाँ पर होते हैं। प्रोटीन का मुख्यतः स्रोत क्या है? तो मीट और जितने भी पशु स्रोत होते हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, आहार में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग यहाँ पर हो सकता है? अगर आपके भोजन में कैल्शियम की कमी है तो हड्डियों संबंधी समस्या हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम के लिए ऑप्शन देखूँ, एनीमिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रिकेट्स और ग्वाइटर है। अगर कैल्शियम की कमी के लिए स्पेसिफिक पूछा है तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, सबसे बड़ा एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। इसके लिए आप यहाँ पर GLV जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो होती है उसका सेवन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कि आहार में कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 60% यहाँ पर होना चाहिए। अगला देखिएगा, कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऊर्जा का मेन रिसोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट है, DNA है, क्रोमोसोम है और ग्रास है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? अगर मैं मैमल्स की बात करूं
ठीक है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड या डीएनए, तो इन चारों में से मेन रिसोर्स कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। जैसे वहां पर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट बोला, अब इसने कार्बोहाइड्रेट को भी चेंज करके दूसरे ऑप्शन दे दिए तो आपने ग्लूकोज कर लिया। बेसिकली वो है क्या, शर्करा ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको एक चीज दिखाती हूँ जिसमें आपको ये बताया गया कि संतुलित भोजन का क्या महत्व होता है और किसकी कमी से कौन सा रोग यहाँ पर हो सकता है। अगर आहार में भोजन की मात्रा को कैलकुलेट करना है तो आप किस शब्द का प्रयोग करोगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आप भोजन में आहार की मात्रा को कैलकुलेट करेंगे तो आप किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर किसी का प्रयोग ना करते हुए आप प्रयोग करेंगे कैलोरी शब्द का। ठीक है। तो उसके लिए शॉर्ट रिवीजन आपके सामने रखा गया है। ये हमने आपको जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें भी इसी तरीके से शॉर्ट रिवीजन प्रोवाइड करें ताकि आप क्वेश्चन भी करें और साथ के साथ रिवाइज भी करते रहें। तो संतुलित आहार जिसमें आपका कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो शरीर के विकास के लिए और सामान्य कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कैलोरी की कमी हो रही है ना, तो वजन कम होना, थकान, शारीरिक कमजोरी हो सकती है। इसके लिए उच्च कैलोरी युक्त भोजन जो कार्बोहाइड्रेट और वसा से संयुक्त हो उस प्रकार के भोजन का आपको सेवन करना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसको कुपोषण होगा, एडिमा यहाँ पर हो सकती है, मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। कैसे दूर की जा सकती है, दालें, दूध, अंडे, मांसाहारी उत्पादों का सेवन करके, क्योंकि प्रोटीन जो है मीट, मांसाहारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है, त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है और इन्फेक्शन के प्रति व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है। दैट मीन्स कि व्यक्ति इन्फेक्शन से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाएगा। ठीक है। रोकथाम कैसे की जा सकती है, गाजर, पालक और इस प्रकार के फूड का सेवन जो विटामिन ए से भरपूर है उसको लिया जा सकता है। आयरन की बात करें तो आयरन की कमी से एनीमिया, थकान, कमजोरी, सिरदर्द हो सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, खजूर, गुड़, मांसाहारी उत्पादों का सेवन यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। अब जिंक की बात करें जो कि ट्रेस के अंदर आ जाता है, ट्रेस तत्वों के अंदर आ जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोरी आ जाना, बालों संबंधी और त्वचा संबंधी समस्या उत्पन्न होना। मांस, अंडे, दाल, नट्स और बीजों का सेवन करके शरीर में जिंक की कमी को रोका जा सकता है। विटामिन डी हड्डियों की कमजोरियों से रिलेटेड है। ठीक है। रिकेट्स हो जाना, इसके लिए आप सूरज की रोशनी, मछली, अंडे और विटामिन डी से समृद्ध आहार का सेवन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग यहाँ पर होता है जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, गला कुछ इस तरीके से फूल जाता है, बोलने में समस्या आती है, मानसिक विकास में यहाँ पर बाधा पड़ती है। रोकथाम कैसे की जा सकती है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करके। कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी होगी, असमर्थता, हड्डी बहुत लचीली हो जाएगी और टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दूध से बने हुए जो सब प्रोडक्ट्स हो गए, सब्जियां, ताजे फल का सेवन किया जा सकता है। ये सारे हो गए अपने संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणीय मुखपाक, जीवाशोथ और ओष्ठ विधारता जो होती है ये किस चीज के लक्षण है। ये सारे के सारे जैसे आपने देखा होगा ये वाला पोर्शन किसी का फटा हुआ रहता है। ठीक है। टंग जो होती है वो काफी रेडिश यहाँ पर हो जाती है, होठ बहुत कटे फटे रहते हैं, तो ये किसकी कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से यहाँ पर होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, मुंह में होने वाली जितनी भी चीजें हैं ये सब राइबोफ्लेविन की कमी को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी को नियंत्रित करने की एक सिद्ध पद्धति क्या है। अगर आप शरीर से आयोडीन की कमी को खत्म करना चाहते हैं तो आप आयोडीन युक्त नमक का सेवन कर लो। आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन जो है किसके महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर मीट और इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें बहुत ही हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि कम मात्रा में लेने पर बहुत अधिक मात्रा में आपको पोषण यहाँ पर मिल जाता है। तो ये होते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू जो कि पशु स्रोत से अपन को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगर ऐसे फलियां जो सब्जियां वगैरह होती है उससे मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिसको लो बायोलॉजिकल वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा, थायमिन डिफिशियंसी इज यूजुअली कॉज्ड ड्यू टू, थायमिन की जो कमी होती है विटामिन B1, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है। पॉलिश किए हुए चावल का ज़्यादा सेवन करोगे तो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। गलत तरीके से खाना पकाने की जो आदतें होगी कि पौष्टिक तत्व तो जो है वो सारे जो है आपने धो दिया, सब्जियों को कट करने के बाद धो दिया, जो भी चावल दाल आप प्रयोग कर रहे हैं उसको बार बार धो रहे हैं तो पोषक तत्व तो धोने से ही निकल गए। सब्जियों को बहुत लंबे समय तक पकाए तो जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो इन सारी चीज़ों की वजह से खत्म हो जाते हैं।
ठीक है। तो देखो, गलत तरीके से खाना पकाना, बिल्कुल। चावल पकाने के बाद बचे हुए पानी को फेंक देना, तो सारा पौष्टिक तत्व तो उस पानी के साथ ही चला गया। तो इन सारी वजह से थायमीन की कमी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अगला देखिएगा, पोषण संबंधी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो वृद्धि में कमी होना और मांसपेशियों तथा सबक्यूटेनियस यानी कि अधिचर्मी वसा का गंभीर क्षय हो जाना। एक तो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, दूसरा उसका मांसपेशी क्षय यहाँ पर हो रहा है, वो हड्डियों का ढांचा हो गया है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये मेरास्मस की वजह से होता है। पेलाग्रा इसमें है नहीं, स्कर्वी होगा नहीं। और स्टियोमाइटियोसिस जो होता है, वही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि होंठ कटे फटे होना, है ना, और बोल सकते हैं कि लालिमा, दर्द और घाव यहाँ पर हो सकते हैं, मुंह पर घाव, और ये सारी चीज़ें, है ना। स्किन से रिलेटेड ये स्टेनोमाइटिसिस यहाँ पर हो गया। तो अभी जो पोषण संबंधी, जो पोषण से कनेक्टेड होगा, जिससे ग्रोथ कम हो जाएगी, मसल वेस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी, तो वो क्या होगा? अपना मेरास्मस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, इन सब में से इसेंशियल फैटी एसिड यहाँ पर क्या होता है जो हमारे शरीर में ज़रूरी होता है, जिसको आहार के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। लिनोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी, फॉलिक एसिड दैट इज विटामिन 9, या नन ऑफ द अबोव। तो आवश्यक वसी अम्ल यहाँ पर होता है लिनोलिक एसिड। बाकी दोनों ऑप्शन जो है बी एंड सी, वो आपके विटामिन है, न कि आपके वो वाली चीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं फैटी, है ना। चलो अगला देखिएगा, कंजक्टिवाइटल जीरोसिस जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? कंजक्टिव जो है उसका क्या हो जाना? सूखापन, अंधापन, मृदुता या फिर कठोरता आ जाना। तो कंजक्टिवल जेरोसिस जो होता है बेसिकली आंखों में सूखापन, ड्राइनेस यहाँ पर आ जाना, है ना। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ के लिए आवश्यक होता है? गर्भावस्था के समय में सजेस्ट किया जाता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन युक्त जो भोज्य पदार्थ है उनका सेवन किया जाए। अब वो किसके लिए ज़रूरी होता है? देखो, गर्भस्थ शिशु के लिए ज़रूरी होगा, उसका आकार बढ़ाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कि यस, इन दोनों चीज़ों के लिए हमें जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर समटाइम्स रिफर टू द। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चीज़ें क्या होती है? देखो, ये चीज़ें हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, है ना। जो हम लोग बोलते हैं ना कि मैक्रो की कैटेगरी में आ जाते हैं, मैक्रो तत्वों की कैटेगरी में ये आ जाते हैं, मतलब शरीर को ये अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है। इसको प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल, इसको इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्राइमरी प्रिंसिपल, या नन ऑफ दी अबोव। तो इसको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, निकटस्थ सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। यस, डेफिनेटली ये चीज़ आपने सीडीपी में भी पढ़ी है कि बच्चों का विकास जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, सर से पैर की तरफ होता है, पेरिफेरल अंदर से बाहर की तरफ, है ना। तो वो वाली चीज़, तो वही वाला क्वेश्चन आपको आहार में भी दे दिया है। अगला देखिएगा, व्हाट इज आरडीए। आरडीए की जो लिमिटेशंस होती है वो क्या होती है? सबसे पहले आरडीए होता क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। जो आहारी अनुशंसा यहाँ पर करी जाती है कि व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, उसके भोजन में क्या क्या चीज़ें रिकमेंडेड यहाँ पर होनी चाहिए, कि उसकी थाली में वो चीज़ें तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस होती है वो आपको बताना है कि उसको किसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सिफारिश होना, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करते, व्यक्तियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता में अंतर होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये इसके लिमिटेशंस है। देखो, जो अपन में बोल दूं कि हमने एक आरडीए देखा जिसमें व्यक्ति को इतनी ग्राम प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना विटामिन, इतना खनिज लवण, इतना आयोडीन, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, ऐसा हमने बात करी, ठीक है। बट उस व्यक्ति का कार्य उसके बहुत डिफरेंट है। जैसे कि कोई अगर एथलीट है तो उसको जो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है, वो फैटी युक्त भोजन वो बिल्कुल न के बराबर लेगा। एक जो दिन भर बैठने वाला व्यक्ति है उसका जो कैलोरीज है दिन भर की वो काफ़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन के लिए, केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सिफारिश है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए इसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति की आवश्यकताएं थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और किसी भी बीमार व्यक्ति को अपन नहीं दे सकते, कुपोषित को, मोटापे वाले व्यक्ति को नहीं दे सकते, ठीक है। पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो ये आरडीए की क्या हो जाती है? ड्रॉबैक हो जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आईसीडीएस योजना के तहत 6 वर्ष के बच्चों में किस प्रकार का प्रोटीन शामिल है? 6 वर्ष के बच्चों को जो प्रोटीन दिया जाता है वो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन
यहाँ पर डेली देना चाहिए। जो अपना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम होता है वो ये बोलता है कि बच्चों को डेली 6 साल तक जो है 8 से 10 ग्राम प्रोटीन डेली दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड युक्त मल्टीविटामिन अनुपूरकों का सेवन किस जोखिम को यहाँ पर कम करता है? अगर गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड युक्त यहाँ पर भोजन किया गया तो बच्चों में कभी भी न्यूरल ट्यूब संबंधी डिसीज नहीं होगी, मतलब तंत्रिका संबंधी विकार यहाँ पर नहीं होंगे। अब तंत्रिका संबंधी विकार आपको एक पेपर में और पूछा गया था, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्पाइना बिफिडा करके, जहाँ पर बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है ना, फिर बच्चे होते ही से उनका ऑपरेशन यहाँ पर करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है, खुली रह जाती है, ये हम लोग कह सकते हैं कि भ्रूण के समय वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है। और बच्चों में एक हेड संबंधी विकृति होती है जिसमें सर या तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर पूरा चपटा यहाँ पर हो जाता है, जिसमें बच्चों में ब्रेन संबंधी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है ना। तो फॉलिक एसिड अगर माता अच्छे से सेवन करती है तो बच्चों में ये दिक्कत कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिएगा, विटामिन ई प्रमुख लिपिड घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई जो होता है लिपिड घुलनशील मतलब फैट सॉल्युएबल है, जिसमें क्या पाया जाता है? तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक होता है विटामिन सी और एक होता है विटामिन ई। दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो यहाँ पर कोशिकाओं से जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में कौन सी चीज़ यहाँ पर सम्मिलित है जो कि आयरन की कमी से होगी? ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया यहाँ पर होगा। एनीमिया के लक्षण में आप थकान वगैरह देख सकते हो, आपका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थर्मोजेंसिस। ठीक है, और अगर हम लोग बोले मातृ और प्रसव पूर्व मृत्यु दर, रुग्णता, बीमारियों में वृद्धि हो सकती है। तो यस, ये सारी चीज़ें जो है एनीमिया के लक्षण यहाँ पर होते हैं। कमजोरी, थकान, चक्कर आना, बिल्कुल शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, टेम्परेचर गड़बड़ाना, मतलब वही आप समझ सकते हैं। थर्मल रेगुलेशन मतलब बीमार रहना, फीवर यहाँ पर रहना, शरीर का ठंडा पड़ जाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान आधारभूत चयापचय में वृद्धि जो होती है वो किस कारण से होती है? बेसल मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ। अगर हम लोग देखते हैं ना कि प्रेगनेंसी में जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है। तो वो क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है? क्योंकि देखो गर्भस्थ शिशु है तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी सारी चीज़ें चाहिए होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन, टिश्यू सिंथेसाइज, टिश्यू नए नए डेवलप हो रहे होंगे, उनका संश्लेषण हो रहा होगा, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में भी वृद्धि हो रही होगी, हृदय श्वसन कार्य में भी वृद्धि हो रही होगी। तो यस, इन सभी के कारण जो है BMR यहाँ पर गर्भस्थ महिला का बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 वीक में फिर से नॉर्मल हो जाता है, बट शुरुआती समय में उसको थोड़ा बढ़ा हुआ देखा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से संबंधित विकास गर्भस्थ शिशु को कितने तरीकों से प्रभावित कर सकता है? तो न्यूरोलॉजिकल क्राइटेनिज्म यहाँ पर हो सकता है, मतलब तंत्रिका संबंधी विकार होना। डिफम्यूटिज्म यहाँ पर हो सकता है कि व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, बच्चा बोल नहीं पाएगा, भेंगापन हो सकता है, या फिर ये सारी चीज़ें। तो यस, गर्भावस्था में अगर आयोडीन की कमी माता ने रखी है तो ये सारा असर सीधे किस पर पड़ेगा? बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ेगा। उसमें ये सारी समस्याएं हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक क्लासिफिकेशन आया था जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि प्रोटीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, है ना, उसमें फिर किस प्रकार का वर्गीकरण दिया गया? तो वेलकम वर्गीकरण दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली देखने से समझ नहीं आते, तो अपन वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटीन को कैटेगराइज करने के लिए एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसका नाम है वेलकम क्लासिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई वेलकम, राइट, ये वेलकम क्लासिफिकेशन यहाँ पर किसने दिया है? तो यहाँ पर एक H वेलकम थे, उन्हीं के द्वारा ये क्लासिफाई किया गया था, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से 2 रोग यहाँ पर होते हैं, जिसमें एक हमारा हो गया मेरास्मस और दूसरा यहाँ पर हो गया क्वाशियोकर। राइट, अब इन दोनों में से कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे इस चीज़ को समझा जाए कि कब मेरास्मस है, कब क्वाशियोकर है, या कब एडिमा यहाँ पर हो रहा है? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से वेलकम ने क्या किया था, इस चीज़ को क्लासिफाई किया था। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि एडिमा की उपस्थिति या अनुपस्थिति और उम्र के अनुसार बच्चों के वजन के आधार पर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को वर्गीकृत किया गया। एक तो ये चेक करना कि वजन के अनुसार उस बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, ठीक है, या फिर उसको एडिमा तो नहीं है, मतलब मल्टीपल चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए वेलकम क्लासिफिकेशन किया गया था।
देखो, अगर कम वजन की बात की गई, यदि बच्चे का वजन अपेक्षित वजन से 60 से 80% के बीच में है, अगर 10 किलो बच्चे का वजन होना चाहिए, आइडियली उस एज में बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए 3 साल में मान लो, ठीक है, लेकिन अभी उसका 8 किलो ही हुआ है या 7 किलो ही हुआ है, तो आप ये समझ लो कि वो बच्चा एडिमा वाला नहीं है, ठीक है। अगला देखो, क्वाशियोकर, है ना, यदि बच्चे को एडिमा हो तो फिर वो क्वाशियोकर से भी कंसीडर होगा। अब इसको क्लासिफाई कैसे किया जाए या हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्योंकि ये चीज़ें याद रखना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 4 पॉसिबल सिनारियो बन सकते हैं। पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं, फिर एक बार ट्रिक के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। तीसरा होता है मेरास्मस, यदि बच्चे का अपेक्षित वजन के 60% से कम है और उसे एडिमा नहीं है तो फिर उसको आप मेरास्मस कंसीडर करेंगे। मेरास्मस के साथ क्वाशियोकर भी होना, मतलब प्रोटीन की भी कमी होना, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होना, मांसपेशी क्षय भी यहाँ पर होना। यदि बच्चे को एडिमा है और उसका वजन 60% से भी कम है तो उसको फिर मेरास्मेटिक क्वाशियोकर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। कब दिया था ये? 1970 में यहाँ पर दिया था। इसके अलावा 2 टाइप और होते हैं इन 4 के अलावा। एक होता है गोमेज वर्गीकरण, जो कि आयु के अनुसार वजन के आधार पर किया जाता है कि इस आयु में बच्चे का वजन इतना होना चाहिए। दूसरा हो जाता है वाटरलो वर्गीकरण, जो कि बोनापन और दुर्बलता के आधार पर बच्चों को कैटेगराइज करता है। अब ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, वेट फॉर द एज, ठीक है, वेट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग वेट यहाँ पर कितना होना चाहिए। देखो, एक अपन कैटेगरी कंसीडर कर रहे हैं 60 to 80%, एक कैटेगरी कंसीडर कर रहे हैं 60% से कम हो जाना, ठीक है, 60% से कम। अब केवल एक ही टेबल में अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। देखो, अगर बच्चा जो है, अगर अपन उसको कंसीडर कर रहे हैं कि उसको एडिमा नहीं है ना, 60 to 80% में अगर अपन उसको कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्या है, अंडर वेट यहाँ पर है, ठीक है। 60 to 80% के बीच में अगर उसका वेट है, आइडियल 10 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन उसका वजन अभी भी 7 किलो ही है, दैट मीन्स कि एडिमा उसको नहीं है, पर वो अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वजन बोल सकते हैं 60% से कम है, मतलब कि अभी उसका जो वजन है 5.5 किलो ही है, जहाँ पर 10 किलो होना था, बच्चे का वजन केवल 5.5 किलो ही है, दैट मीन्स कि वो मेरास्मस से ग्रसित है, बट एडिमा उसको नहीं है, ठीक है। विथ एडिमा में अपन कंसीडर कर सकते हैं कि 60 to 80% के बीच में वेट है, तो क्वाशियोकर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि वेट भी कम है, एडिमा भी है, तो मेरास्मेटिक क्वाशियोकर यहाँ पर होगा। थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आए, 1% भी, इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि एक ऐसा बच्चा जिसका एनालिसिस किया गया है ना, इसको समझना, एक ऐसा बच्चा जिसका एनालिसिस किया गया, जिसका वजन 60% से कम है, साथ ही उस बच्चे को एडिमा भी है, तो बताइए वो किस बीमारी से ग्रसित है। पहला ऑप्शन सुनना, अंडरवेट होना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सुनना, मेरास्मस होना, तीसरा ऑप्शन क्वाशियोकर, और फोर्थ ऑप्शन होगा मेरास्मस विथ क्वाशियोकर होना। मैंने क्या बोला, एक बच्चा जिसका वजन 60% से कम है, साथ ही उस बच्चे को एडिमा भी है, तो बताइए 60% से कम यहाँ पर और उस बच्चे को एडिमा है, दैट मीन्स बच्चा मेरास्मेटिक क्वाशियोकर से यहाँ पर ग्रसित है। मेरास्मस भी है, क्वाशियोकर भी यहाँ पर है, ठीक है, मून फेस भी यहाँ पर रहेगा और साथ ही उसको मेरास्मस भी रहेगा, ठीक है। चलो, अब ऐसा बोला गया है कि एक बच्चा जिसका वजन सामान्य बच्चों की अपेक्षा 70% है, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार का एडिमा नहीं है, तो बताइए बच्चा कौन सी बीमारी से ग्रसित है। 70% है, मतलब यहाँ इस कैटेगरी में उसको एडिमा नहीं है, मतलब वो एडिमा फ्री है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, अंडरवेट। आप उसको क्वाशियोकर नहीं बोल सकते, आप उसको मेरास्मस नहीं बोल सकते, क्योंकि एडिमा नहीं है ना। अगर एडिमा की कैटेगरी में होगा तो क्वाशियोकर हो सकता है, मेरास्मेटिक क्वाशियोकर हो सकता है, और एडिमा की कैटेगरी में नहीं है बट वजन कम है, तो फिर आप उसको क्या कहोगे, मेरास्मेटिक कहोगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ने में टफ लग रहा है, लेकिन एक बार जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए, अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी अंडरवेट होते हैं या ओवरवेट होते हैं, तो आप उनको कंसीडर कर लो। आपके आसपास के ही 4 बच्चों को, कोई जिनके नाम आपको ध्यान हो या जो आपके पड़ोसी में रिलेटिव्स में है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप उनको कंसीडर कर लो कि ये मेरास्मेटिक है, ये क्वाशियोकर हो सकता है, ये एडिमा फ्री हो सकता है, इसको एडिमा हो सकता है। 4 बच्चे, 4 सिचुएशन और चारों आंसर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊर्जा के लिए वीर्य में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। सीमन जो है उसमें क्या पाया जाता है, सीमन में बेसिकली फ्रक्टोज यहाँ पर होता है ना, जो कि ग्लूकोज का ही फॉर्म यहाँ पर होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक थक्का है जो खून को जमने से जुड़ा हुआ है। तो खून को जमाने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन में क्या रखा हुआ है, ल्यूसिन रखा हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। हेपरिन जो है इसको बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं ना, पतला करने के लिए, थिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी जमाने के लिए बोला है ल्यूसिन हो जाएगा, पतला करने के लिए बोले हेपरिन, आप करके आ जाना। अगला देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से घटक यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, तो वहीं से हमें भी प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, सरल शब्दों में कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कि क्या, शर्करा। आंसर हो जाएगा आपका शुगर, शुगर मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर होता है। टेबल शुगर के नाम से आप किसे जानते हैं, सुक्रोज को जानते हैं। सुक्रोज जो होता है जो डेली आप यूज करते हैं, दैट इज टेबल शुगर, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सरल कार्बोहाइड्रेट में शामिल है। सरल वाला कौन होगा, मोनोसेकेराइड जो है सरल है, बाकी दोनों जो होते हैं डाइसेकेराइड और पॉली वाले, ये कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट भी किसके नियमन के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज को रेगुलेट करके चलता है, तंत्रिका टिश्यू को, डायबिटीज को, कैंसर को या कॉन्स्टिपेशन को। तो बेसिकली ये कनेक्टेड है हमारा नर्व टिश्यू से। तंत्रिका टिश्यू को कंट्रोल करके चलना, उसको रेगुलेट करने में सबसे मेन जो आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है, जो कि हमें प्राप्त हो रही है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अगला देखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हो पा रहा है वो आयरन के कारण हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को अपने में बांधे रखता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः हमें आयरन से प्राप्त होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः आयरन और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। चलिए, विटामिन के की कमी से कौन सी चीज़ प्रभावित हो जाएगी, रक्त का जमना, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो चीज़ यहाँ पर अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से हल्का सा कटने फटने पर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव होता है। कौन से खाद्य समूह में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर प्रदान होगी, ठीक है। तो आप वसा आंसर भी कर सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। बट पोषक तत्वों की कैटेगरी में देखें तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में वसा का सेवन किया तो कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या और काफ़ी हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट हेल्दी नहीं होता है, तो फिर उसका सेवन नहीं करना है। तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर सही है, ठीक है। विटामिन सी का मेन रिसोर्स क्या हो जाएगा, खट्टे फल विटामिन सी का मेन रिसोर्स हो जाएगा। आहार में वसा का मुख्यतः कार्य क्या होता है, मेन प्राइमरी फंक्शन वसा का क्या होता है, शरीर को जो फैट होगा वो क्या करता है, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दांतों कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में वन एंड ओनली कैल्शियम यहाँ पर बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होगा। प्रोटीन की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकर यहाँ पर होता है, जिसमें वृद्धि पूरे तरीके से रुक जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, और इसके लिए प्रोटीन युक्त जो भोजन है उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। आयोडीन जो है किसके सही कार्य के लिए आवश्यक यहाँ पर होता है। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द पर्पस प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ। अगर आपके शरीर में आयोडीन है तो आपकी थायराइड ग्रंथि बहुत अच्छे से कार्य करेगी, नहीं तो वो बढ़ जाएगी और ग्वाइटर घेंगा रोग यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से पोषक तत्व क्या है, मिल्क में जो पाया जाने वाला पोषक तत्व है वो क्या है। मिल्क में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला देखिएगा, दुग्ध शर्करा किसे माना जाता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज को माना जाता है। तो बेसिकली लैक्टोज क्या होती है, अपनी दुग्ध शर्करा यहाँ पर होती है। शुगर जो गई अपनी जो सुक्रोज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो टेबल शुगर होती है, राइट। तो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, सुक्रोज बेसिकली जो आप घर में शक्कर यूज कर रहे हैं वो आपका सुक्रोज है। फ्रक्टोज जो होती है फलों में यहाँ पर पाई जाती है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। अगला देखिएगा, ग्लूकोज एक साधारण शर्करा और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसेकेराइड है। मुख्यतः भोजन जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनसे हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इन सब में से किसे जंतु स्टार्च के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो बेसिकली जंतु जो है कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च यहाँ पर कहा जाता है। शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यहाँ पर कौन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा ही था।
अगला देखिएगा लैक्टोज जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है। लैक्टोज बेसिकली 2 यूनिट होती है, डाइसैकेराइड होता है। तो लैक्टोज जो बनता है, जो अपन एक ट्रिक कल याद करी थी स्लमडॉग मिलीनियर वाली, जो कि डाइसैकेराइड के अंदर आता है, ठीक है। तो लैक्टोज अपना ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मिश्रण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए आप किस प्रकार का भोजन यहाँ पर ले सकते हो, तो चावल आप यहाँ पर सेवन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी कार्बोहाइड्रेट की कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है जिसको अपन गैर शर्करा भी कहते हैं। तो इनमें से कौन गैर शर्करा पॉलीसेकेराइड नहीं है। सुक्रोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। क्या आंसर होगा यहाँ पर, सुक्रोज इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। बाकी तीनों अपने पॉलीसेकेराइड यहाँ पर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। बिल्डिंग मटेरियल की तरह कौन कार्य करता है, तो प्रोटीन कार्य करता है। शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है, तो विटामिन बचाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। इसमें से मोनोसेकेराइड कौन नहीं होगा, ऑक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। तो देखो यहाँ पर जो लैक्टोज है वो मोनोसेकेराइड में नहीं आता है, वो तो डाइसेकेराइड का हिस्सा है, ओके। अगला देखिएगा, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, जो कोशिकाओं को एनर्जी यहाँ पर देता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला जटिल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कौन हो जाएगा, मंड मतलब स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। तो इसमें से जटिल हो जाएगा अपना स्टार्च, दैट इज मंड, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगला देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, मतलब कार्बन और पानी, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो चलता है वो 1:1 का रेशियो यहाँ पर चलता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, जो भी चीज़ें बनाएंगे वो इस फॉर्म में बनेगी, है ना। ये आप देख सकते हो इस फॉर्म में बनती है, जिसमें यहाँ पर ये हमेशा 2 रहेगा, मतलब इन दोनों का ट्वाइस रहेगा, CHO के फॉर्म में, जहाँ पर H2 रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर कर लूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये रेशियो हमेशा 1:1 का रहता है। अगर इसमें बढ़ाना भी हुआ, जैसे कि C6 हुआ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, C6, H की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप 6 का मल्टीप्लाई कर ले 12, और O क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। चलिए अब किसी में भी देख लेना आप, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, जो भी चीज़ें हैं सब में सेम फॉर्मूला आता है। भोजन की आवश्यकता की होती है, ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए, रक्षा के लिए, इन सभी के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखना, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कि शरीर को बहुत बोल सकते हैं ना कि नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, निकटस्थ मूल तत्व, इनको अपन यहाँ पर कह सकते हैं, ओके। तो ये आपका जो फर्स्ट सेशन था, जो फर्स्ट टॉपिक था, जो कि आपसे 10 नंबर में पूछा जा रहा है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये 10 नंबर की सारी जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, पहले अपन ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, आज अपना ये सारा कंप्लीट हो गया। तो एक बार अभी क्लास के बाद ही आप आधा घंटा बैठकर इसको पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में थे वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, है ना। जो आपको हमने 1500 क्वेश्चन की सीरीज में भी दे रखे, वहाँ पर भी कंप्लीट कर लिए। और यदि अभी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्सेज भी आपको 10% ऑफ पर मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम लोग जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में जो पोषण का महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री महिलाएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, इन सब में पोषण जो चाहिए वो आपसे 8 नंबर में पूछा जाएगा। तो अब पूरी हम लोगों की तैयारी चलेगी 8 नंबर की, ठीक है। तो कल अपन तैयारी करते हैं 8 नंबर के लिए, ओके। दिन में आपका CDP का सेशन रहेगा, बाल विकास के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और शाम को आपका साइंस का सेशन है। अगर आपका एमपीटेड ग्रेड 2 साइंस से है तो आप उसे ज्वाइन करिएगा, ओके। सो क्लास को यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।